हेलो गाइस, मैं स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बताइए कैसी चल रही है पढ़ाई आप सबकी? मस्त चल रही है ना? और पहले सेकंड चैप्टर आप लोगों ने वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो जल्दी से जल्दी देखिए, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं बताएंगे कोई भी, ठीक है? और अगर कुछ समझ में नहीं आता तुम लोग भाई पूछा करो, पूछते नहीं हो तुम लोग, क्यों भाई? मतलब वीडियो देखते नहीं हो, स्किप करते हो, है ना? यही रीज़न है, ध्यान नहीं दे रहे हो भाई तुम लोग। ध्यान दो, 5-6 दिन गिनती के रह गए हैं, अगर अभी ध्यान नहीं दोगे फिर कब ध्यान दोगे भाई? ध्यान दो। फिर आज हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। देखो ध्यान देना, आज हमारा थर्ड चैप्टर तुम्हारे लिए लेके आया हो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जो फर्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है। तो फालतू क्वेश्चन से नहीं, मेनली क्वेश्चन बताऊंगा जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पता ही है मेरे चैनल में क्या होता है। देखो ध्यान देना, स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाओ भाई, क्योंकि जब मैं बोलूँगा तो इजी पॉइंट में आप लोग लिखते रहना, ताकि पेपर के टाइम देखते ही याद आ जाए, ठीक है? एक किताबी लैंग्वेज अलग होती है, एक अपनी लैंग्वेज अलग होती है। अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ सारा याद रहता है, किताबी लैंग्वेज वाला रखना पड़ जाएगा, इसीलिए कहता हूँ कॉपी पेन लेके साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है दोस्तों? स्टार्ट करूँ? ले लिया? देखो, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व मतलब पहले बता देता, बंधुत्व मतलब होता है भाई। बंधुत्व मतलब भाईचारा, ठीक है? भाईचारा, ठीक है दोस्तों? अब देखो कहता है महाभारत, हमारा ऐसे सिर्फ महाभारत के बारे में आज पूरा पढ़ेंगे। महाभारत तो आपने लोगों ने देखी होगी, कार्टून में देख लो या वैसे देख लो नॉर्मली। तो हमें इसमें क्या पता चलता है कि भाई सत्ता को लेकर एक लड़ाई हुई थी, सत्ता और पावर। ये इतिहास से ऐसा गवा रहा है, इतिहास गवा रहा है कि भाई सत्ता और पावर, है ना, ये ऐसी चीज़ है कि इंसान को भाई भाई से लड़वा देता है। होता है ना दोस्तों? होता है, ठीक है? अब देखो ध्यान देना, महाभारत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच हुआ, एक नंबर, दो नंबर सारे यहाँ पे भरे पड़े हैं, ठीक है दोस्तों? देखो महाभारत का युद्ध क्वेश्चन है, कब हुआ, किसके बीच हुआ, ठीक है? तो आंसर क्या भाई? महाभारत का युद्ध बांधवों के दो दल, बांधव मतलब भाई भाई, है ना, चचेरे भाई के दो दलों में, किसमें? कौरव और पांडव, इन दोनों में, कौरव और पांडव के बीच किस चीज को लेकर हुई दोस्तों? भूमि और सत्ता को लेकर। हाँ, किसको लेकर? भूमि और सत्ता। भूमि और सत्ता ये ऐसी चीज है, और पैसा ये ऐसी चीज है जो भाई भाई को नहीं पहचानता है। समझ में आ गया दोस्तों? तो देखो, जब इतनी बड़ी महाभारत हो सकती है इस चीज़ पे, तो अभी क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है, कोई भी कर देते हैं। देखो भूमि और सत्ता को लेकर, पावर को लेकर, भाई राजगद्दी पे मैं बैठूंगा, इतनी जागीर मेरी होगी, इस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई। और ये लड़ाई कितने दिनों तक चली? 18 दिनों तक, ठीक है? और उसमें जीता कौन? पांडव जीता, पांडव विजयी हुए। समझ में आ गया दोस्तों? 2 नंबर का क्वेश्चन है कि महाभारत की लड़ाई, महाभारत का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, किन कारणों से हुआ? तो महाभारत की लड़ाई कौरव और पांडव के बीच हुआ, और भूमि और सत्ता को लेकर हुआ, तथा इसमें पांडव जीत गए, 5 भाई जो थे, और ये लड़ाई 18 दिनों तक चली। अच्छा, अब यहीं पे एक नंबर का क्वेश्चन बनाऊँ? देखो महाभारत की लड़ाई किन कारणों से हुई? भूमि और सत्ता को लेकर। महाभारत की लड़ाई कितने दिनों तक चली? 18 दिनों तक। महाभारत की लड़ाई में कौन जीते? पांडव। एक नंबर, 2 नंबर सब है ना? यही तो है मस्त स्टडी पॉइंट, ठीक है? ध्यान दो। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर का अंतर पूछता है, 2 से 3 नंबर में, पितृवांशिकता और मातृवांशिकता। देखो नाम का मतलब समझो, क्योंकि मेरे स्टडी में रटना नहीं है, कुछ भी समझना है। वर्ड का मतलब समझ गया अपने आप ही, फिर तो तुम्हें कोई नहीं लिख सकता। फाड़ दोगे फिर पेपर को। फाड़ने का मतलब ऐसे फाड़ नहीं दोगे, मतलब उड़ा दोगे, ठीक है दोस्तों? देखो पितृवांशिकता, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पितृवांशिकता मतलब ऐसी वंश जो पिता प्रधान हो, जहाँ पे पिता से चलती हो, ठीक है? मातृवांशिकता अंतर, मातृवांशिकता भाई मातृ मतलब माता, मतलब वांशिकता मतलब ऐसी वंश परंपरा जहाँ पे माता प्रधान हो, जो माँ से जुड़ी हो, माता से चलती हो। तो देखो पितृवांशिकता मतलब क्या? ऐसी वंश परंपरा जो पिता से चलती हो। मातृवांशिकता ऐसी वंश परंपरा जो माँ से चलती हो, जब माता प्रधान हो। अभी क्या होता है, हमारा समाज इतिहास से ही पितृ प्रधान रहा है ना? लेकिन अब बदलाव भी आ गए। अब भाई कहीं पिता प्रधान होता है, कहीं घर का मुखिया कौन होता है? पिता ज़्यादातर।
ज़्यादातर के घरों में माता भी मुखिया होती है और ज़्यादातर घरों में दोनों होती है, माता पिता दोनों की चलती है। कई घरों में तो माता पिता और बड़ा भाई तीनों का होता है। समझ में आ गया ना? देखो ये हो गया, आगे बढ़े। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम नहीं खाऊंगा, इजी लैंग्वेज में बताते चलूँगा, नोट करते चलना, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो गोत्र, ये क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत बार आया हुआ था, मिड टर्म में भी आया हुआ था, तुम्हारे प्री बोर्ड में भी आया था। देखो गोत्र क्या थे तथा इसके 2 नियम बताइए। गोत्र लोग जनरली ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता। देखो गोत्र क्या है और इसके नियम क्या है। गोत्र ना एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जिस ऋषि से वो ग्रहण करते थे शिक्षा वगैरह। एक वैदिक ऋषि मतलब एक ऋषि बाबा, देखा ना संत बाबा, उनके नाम पर होता था। और जो उनके नाम पर होता था और उसी ऋषि के वो लोग वंशज माने जाते थे। भाई किस गोत्र का है? भाई इस गोत्र का है, ठीक है, समझ में आ गया? उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे, भाई इस ऋषि के वंशज है। अब इसके नियम क्या थे? नियम जैसे 2 नियम थे इसके गोत्र के कि भाई आपस में एक गोत्र के ही ना आपस में, देखो विवाह के बाद स्त्री को पिता के स्थान पर पति का गोत्र मिलता था। समझो इसको कि भाई जैसे देखो अभी मान लो कोई लेडीज़ है, कोई फीमेल है जिसकी मान लो रेखा है, ठीक है, रेखा लास्ट में कुछ भी लगती हो तो हम देखते हैं जनरली क्या होता है कि शादी से पहले जो नाम होता है उसका, है ना, वो उसके पिता के साथ जुड़ती है। लेकिन शादी से पहले की बात कर रहा हूँ, और शादी के बाद उसके पति के साथ उसका नाम जुड़ जाता है। समझ में आ गया? पहला। दूसरा क्या है? भाई एक ही गोत्र के ना आपस में विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक ही गोत्र के तो आपस में भाई भाई माने जाते, भाई बहन, तो इस तरह से नहीं हो सकता। समझ में आ गया? इस वजह से भाई गोत्र से बाहर करते थे शादी विवाह। एक ही गोत्र अगर होता था तो विवाह नहीं कर सकते थे। क्लियर है दोस्तों? हो जाएगा? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, फिर करो नोट। आगे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या भाई कि धर्म शास्त्रों सूत्रों व शास्त्रों के अनुसार वर्ण कितने थे तथा कार्य के आधार पर वर्णों को बांटिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आता है कि वर्ण कितने प्रकार के थे तथा उत्पत्ति के आधार पर वर्णों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कार्य के आधार पर इनका बंटवारा कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपको पता है वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या आपको पता है? वर्ण की उत्पत्ति ना ब्रह्मा से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? ब्रह्मा से। ठीक, और ब्रह्मा के, देखो मैं बता देता हूँ, ब्राह्मण की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है ब्रह्मा के सिर से। ठीक है, इसीलिए सबसे ऊंचा माना जाता है, एक तरह से ये रखा गया था। क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती है बाजुओं से। ठीक, बाजुओं से। बाजू क्या करते हैं? लड़ने का काम, सुरक्षा का काम, तो वही इसका काम है। वैश्य का जो निर्माण हुआ ब्रह्मा के जांघों से हुआ है। ठीक है, जांघ। और चौथा जो हमारा शूद्र, वो पैर के तलवे से हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रह्मा के सिर, बाजू, जंघा, जांघ, हाँ, और पैर के तलवों से। समझ में आ गया? अब कहता है भाई इनको ऊंचा दर्जा जो मिला कार्य के आधार पर इनको बांटिए। मतलब कौन से 4 वर्ण है? कार्य के आधार पर इनको बांटिए। कार्य बताना और फर्स्ट पे कौन आएगा सीरियल वाइज लिखना, उल्टा मत कर देना। ठीक है दोस्तों, देखो पहला जो हमारा वो ब्राह्मण। अब ब्राह्मण क्या करता भाई? एक तरह से पंडित। तो ब्राह्मण क्या करता है? अध्ययन करता है। अध्ययन मतलब पाठ पढ़ना, वेद पढ़ना। वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, जो 4 प्रकार के वेद हैं। और क्या काम है इसका? यज्ञ भी यही करवाते भाई, पंडित लोग ही यज्ञ करवाते, ब्राह्मण ही। और लेना, हाँ, दान लेना इसका काम है। भिक्षा पे निर्भर रहता है ये। ठीक है, क्योंकि कुछ इकट्ठा ही नहीं करता है। समझ में आ गया दोस्तों? ये ब्राह्मण का कार्य है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ से है? ब्रह्मा के बाजू से। बाजू क्या करते हैं? हमारे लड़ने का काम करते हैं। तो ये वही है कि भाई क्षत्रिय क्या है? युद्ध करता है, सुरक्षा देता है लोगों को, न्याय भी करता है और यज्ञ करवाता है। करता नहीं है। यज्ञ कौन करता है? पंडित लोग, ब्राह्मण। और करवाता कौन है? क्षत्रिय करवाता है। और ये दान लेता है, ये दान देता है। बस इतना फर्क है। समझ में आ गया दोस्तों?
टेक इट इजी दोस्तों, नॉट डिफिकल्ट। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट हमारा वैश्य। वैश्य का क्या है भाई, ये यज्ञ करवाता है, ठीक है, कृषि कार्य करता है और गौपालन, गौपालन मतलब गौओं को पालना, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट है व्यापार करना, ये इसके कार्य, ये तीसरे नंबर पे आता है। ठीक, आगे बढ़े। शूद्र, शूद्र जो हमारा फोर्थ नंबर पे सबसे नीचे है, अपने से ऊपर, अपने से उच्च तीनों वर्णों की सेवा करता है। बस इसके ऊपर कौन कौन से है, ये इन तीनों की सेवा करता है ये दोस्तों। समझ में आ गया? मस्त है ना? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कर लो फिर इसको। Oh my God! Wow! इसके अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसका अगला जो क्वेश्चन है ना, ये कई बार आया हुआ है, तुम लोगों को ही पता भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो मनुस्मृति के अनुसार चंडाल किसे कहा जाता था तथा इसके कर्तव्य बताइए। ठीक है दोस्तों, तथा इसके कर्तव्य बताइए। देखो चंडाल, चंडाल किसे कहते हैं भाई? सबसे पहले बात, चंडाल तो उसे कहते हैं जो, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुस्मृति के अनुसार चंडाल किसे कहा जाता था तथा इसके कर्तव्य बताइए, मतलब इसके कार्य एक तरह से अथवा में करके घुमा के क्वेश्चन आता है कि चंडालों के कर्तव्य किस सूची में मिलती है ना, और इसके कर्तव्य बताइए, इस तरह से। ठीक है, आपको भी पता है ऐसे क्वेश्चन आता है, तो देख लें आंसर। देखो बहुत इजी ट्रिक में बताऊंगा, लिखते चलना। देखो चंडालों के कर्तव्य किससे मिलता है भाई? मनुस्मृति में। ठीक, समझ में आया? और जो मनुस्मृति क्या हमारा एक ग्रंथ है, वो भी है ग्रंथ भाई। अब देखो चंडाल किसे, अब देखो क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया भाई, मनुस्मृति चंडाल किसे कहा जाता था? तो पहले हम लिखेंगे, बच्चे यहाँ पे समस्या नहीं, सीधा कर्तव्य लिख देते हैं, नंबर कट जाता है। फिर पहले हम चंडाल को डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसके कर्तव्य बताएंगे। देखो चंडाल किसे कहते हैं भाई? जो मरे हुए, मतलब जो जिसका सगा संबंधी कोई नहीं होता था ना, उसकी अंत्येष्टि करते थे ये लोग। अंत्येष्टि मतलब देह संस्कार करते थे। ठीक है, जिसका कोई सगा संबंधी नहीं होता था, लेकिन जिसका सगा संबंधी होता था उसके तो खुद ही कर लेते। अब जिसका कोई नहीं होगा, लावारिस लाशों का, ये लोग क्या करते थे? अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब देह संस्कार, उसको चंडाल के नाम से जाना जाता था। और इन्हें एक तरह से अपवित्र माना जाता था, अपवित्रता की भावना से देखा जाता था। और ये लोग साथ ही क्या करते थे? मृत पशुओं को छूने का काम, उठाने पठाने का काम, इधर से उधर पटकने का काम। ठीक है, मृत पशु मतलब मरे हुए पशु, जानवरों का। अब देखो चंडालों के कर्तव्य, अब करें आगे, डिफाइन तो कर दिया। चंडालों के कर्तव्य देखें। देखो भाई, उन्हें गांव से ना पहली बात तो बाहर रहना पड़ता था चंडालों को। भाई अपवित्र है, नगर में आएगा, गांव में नहीं आना है तुम्हें, आएगा तो अपवित्र हो जाएगा। समझ में आ गया? गांव से बाहर रहना पड़ता था। ये फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, जो लोग फेंक देते थे अपने इस्तेमाल की चीज़ें, बारी हुई चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? ये मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, गहने पहनते थे, लोहे के आभूषण। समझ में आ गया? उस टाइम पे लोहे के आभूषण चलते थे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, उनके पहनते थे, क्योंकि इन्हें एक तरह से अपवित्र माना जाता था, कुछ करते थे ही नहीं ये, इसके अलावा कोई काम धंधा था नहीं इनके पास, और करने भी नहीं दिया जाता था इसके अलावा कुछ काम। इस वजह से रात में नगरों में चल फिर नहीं सकते थे भाई, बहुत बुरी बात है भाई। और क्या है, दिन में नगरों में प्रवेश करते समय ना इनको करताल बजाकर अपने आने का संदेश देते थे कि हम भाई आ रहे हैं। ठीक है, करताल क्या होता है? करताल मतलब होता है भोंपू। भोंपू देखो, दिन में अगर नगरों में जाते थे ना कभी कभार, तो ये भोंपू बजाकर अपने आने का संदेश देते थे कि हम आ रहे हैं, तो हमें ना देखें। अगर ये भोंपू ऐसे नहीं बजाते थे, और अगर इसको किसी ने देख लिया तो उसका दिन अपवित्र हो जाता था, और उसी को मारते थे, चंडाल को ही मारते थे कि तू जब आया तो तूने भोंपू क्यों नहीं बजाई, करताल क्यों नहीं बजाई, अपने आने का संदेश क्यों नहीं दिया। समझ में आ गया? क्योंकि इसे अपवित्र माना जाता था, और इसे अगर कोई देख ले, देखो मानना था कि अगर चंडाल को कोई देख ले तो उसका दिन अशुभ हो जाता था, अपवित्र हो जाता था। बताओ, सिर्फ देखने से इतना भेदभाव, वाह। देख रहे हो? समझ में आ गया दोस्तों? देखने से अपवित्र हो रहे लोग, बताओ, अशुभ, एक तरह से मनहूस माने जाते थे चंडालों को। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसलिए करताल बजानी पड़ती थी ताकि आप लोग हमें ना देखें, ये इनका कहना था। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, कर लो दोस्तों। आगे ध्यान देना दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो, हाँ भाई, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता भाई, ध्यान देना।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर का, फटाफट अलर्ट हो जाओ भाई, ध्यान दो। और ये कई बार आया हुआ भी है, तुम लोगों को भी पता है। स्पष्ट कीजिए कि, और तुम्हारे अभ्यास का भी क्वेश्चन है, मजे की बात, अभ्यास का भी क्वेश्चन है तुम्हारा। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया? फिर पढ़ो क्या कह रहा है। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में, विशिष्ट मतलब ज़्यादा परिवारों में पितृवांशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। कहने का मतलब है, देखो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था मातृवांशिकता और पितृवांशिकता, पढ़ा था ना। पितृवांशिकता का मतलब क्या बताया था कि भाई ऐसी वंश परंपरा या ऐसा समाज जो पिता से चलती हो, और मातृवांशिकता ऐसा समाज या ऐसी वंश परंपरा जो माता से चलती हो, जहाँ माता प्रधान हो। समझ में आया? तो वही कह रहा है कि भाई लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा घरों में, विशिष्ट परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा घरों में कौन सी वंश परंपरा थी? पितृवांशिकता, यानी ये। ठीक है, तो इसके कारण क्या थे वो, ये मैंने हेडिंग लिखे हैं 3, इनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ध्यान देना। पहला भाई वंश परंपरा को बढ़ाने हेतु, मतलब कि भाई वंश को बढ़ाने के लिए पुरुष मेन होता है, महिलाएं नहीं। ठीक है, ये इनका मानना था, इनका कहना था भाई वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए पुरुष चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन भाई ये ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई अगर महिलाएं ना हो, अकेले पुरुष क्या वंश को आगे बढ़ा लेगा? बताओ, नहीं बढ़ा पाएगा ना फिर। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, इनके मान के चलते हम। ठीक है, देखो वंश परंपरा को बढ़ाने हैं तो पुरुष यहाँ प्रधान है। अरे भाई महिलाएं भी तो है, अगर महिलाएं नहीं होगी तो क्या अकेले वंश को आगे बढ़ाओगे? देखो, तो वही कहता है कि वंश परंपरा को बढ़ाने हेतु पुरुष यहाँ पे प्रधान माना जाता है, तथा पुरुष को ही बढ़ावा देना चाहिए, और वंश परंपरा को बढ़ाने के लिए पुरुष ही मुख्य है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिखेंगे। समझ में आ गया कि वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को चलाने के लिए, जिस तरह से चल रहा है उस तरीके से चलाने के लिए पितृ प्रधान होना जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अभी भी ये सोच है, ये सोच अभी भी है, जिसकी वजह से होता क्या है, लड़कों की चाह में कई लड़कियां पैदा कर देते हैं, है ना? होता है ना, जनरली होता है। सोचते हैं कि भाई हर कोई सोचता है हम तो हमारे 2 का नियम लेके चले, है ना, एक लड़का एक लड़की। लेकिन अगर पहले लड़की हो गया तो भाई अरे यार एक लड़का और हो जाता, फिर पैदा कर दिया, ठीक है, फिर भी लड़की हो गई, यार एक लड़का तो चाहिए ही चाहिए, फिर अब ऐसे लाइन लगा देते हैं, है ना, टीम बना देते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, देखो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दोनों जरूरी है ना? समझ में आ गया? चाहे पुरुष हो चाहे महिला। ठीक है, और जो नियम बना के चल रहे हैं वही नियम पे अटल रहना चाहिए। ये नहीं कि भाई लड़का चाहिए ही चाहिए और इसके देखा देखी में फिर दर्जन बच्चा होगा, आए जा रहे, है ना। नेक्स्ट देखो, दूसरा हमारा लड़ाई झगड़े का निपटारा के लिए, लड़ाई झगड़े का निपटारा। भाई लड़ाई झगड़े का निपटारा करने के लिए ना पितृवांशिकता का होना जरूरी है, मतलब पितृ प्रधान होना जरूरी है, क्योंकि पुरुष मतलब लड़के ही लड़ाई झगड़े में आगे आते हैं और संभालते हैं, लड़कियां नहीं। ठीक है, लेकिन आज तो सब बराबर है, लेकिन हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, लड़कियां इस बात को बुरा ना माने। देखो लड़ाई झगड़े का निपटारा करने के लिए भाई बल वाला पुरुष चाहिए, और पहले के ज़माने में लड़कियों को कमज़ोर माना जाता था पुरुष की तुलना में। समझ में आ गया? बहुत कमज़ोर। ये लोग लड़ाई झगड़े नहीं कर सकते हैं, ना निपटारा कर सकते हैं, ना सुलझा सकते हैं, ओनली पुरुष ही कर सकते थे, इसलिए। समझ में आ गया? नेक्स्ट है संपत्ति संभालने के लिए, कि भाई संपत्ति पिता के जाने के बाद पितृ की जो संपत्ति, पिता की जो संपत्ति है उसको संभालने के लिए पुरुष चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम कहेंगे कि भाई विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता महत्वपूर्ण थी। समझ में आ गया? आगे बढ़े, देखो आगे देखो। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इसलिए बता रहा हूँ। महाभारत के मूल कथा के रचयिता का नाम बताइए तथा इसका दूसरा नाम भी बताइए। देखो भाटसारथी, महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन है दोस्तों? भाटसारथी।
ठीक है। और इसका उनका दूसरा नाम क्या है? सूत, है ना, सूत। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सूत किसे कहा जाता था? भाट सारथी को, ऐसे, या भाट सारथी का दूसरा नाम सूत। सूत किसे कहा जाता था? भाट सारथी को। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? ये समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है ना, हो जाएगा। आगे बढ़े तो अब हम इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन है ये हमारा, बस इसके बाद अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। देखो क्वेश्चन है, कॉपी पेन लिख लेना दोस्तों, रैपिड लिखते रहना। क्वेश्चन हमारा, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कब हुआ, किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? ठीक है दोस्तों, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, समालोचनात्मक संस्करण का मतलब एक तरह से समरी, ठीक है, कब और किसके नेतृत्व में तैयार हुआ? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो ये वर्ष 1919 में वी.एस. सुख्तांकर के नेतृत्व में, किसके दोस्तों? वी.एस. सुख्तांकर के नेतृत्व में महाभारत का समालोचनात्मक मतलब एक तरह से समरी तैयार हुई। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। देखो आगे है, विवाह के प्रकार बताइए। विवाह के टोटल हम तो देखते हैं टोटल कितने प्रकार थे विवाह के? 8, जिसमें से 4 मुख्य थे। ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन इसमें, अंतर्विवाह बहिर्विवाह में अंतर बताइए। क्वेश्चन आता है दोस्तों, फटाफट देखो 2 नंबर के क्वेश्चन। अंतर्विवाह, नाम से पता चल रहा है, अंतर्विवाह मतलब अंदर, है ना, गोत्र के अंदर जो विवाह होता है ना उसे बोलते हैं अंतर्विवाह। और बहिर्विवाह मतलब बाहर, विवाह के बाहर। तो भाई गोत्र से बाहर जो शादी होती है उसे बहिर्विवाह बोलते हैं, बस खत्म। अंतर्विवाह मतलब गोत्र के अंदर, बहिर्विवाह मतलब गोत्र के बाहर। समझ में आ गया दोस्तों? इजी है ना, मैथ्स स्टडी पॉइंट में इजी रहता है दोस्तों। आगे देखो, बहुपत्नी और बहुपति में अंतर बताइए। क्वेश्चन आता ही आता है, और मैंने कई बार बताया यहाँ पे वही क्वेश्चन होगा जो आते हैं। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा में अंतर बताइए। ठीक है, देखो बहुपत्नी में नाम से पता चल रहा, बहु पत्नी मतलब बहुत सारी पत्नी, है ना। एक पुरुष के अनेक पत्नियां मतलब एक पुरुष के बहुत सारी पत्नी जिसकी होती है उसे बोलते हैं बहुपत्नी प्रथा। ठीक है, जिसमें राजा महाराजा आ जाते हैं। ठीक है, राजा महाराजा, पहले के राजा महाराजा 10-10, 50-10, 20-20, 30-30, 40-40 पत्नियां मतलब बीवियां रखता था ना, बहुपत्नी। और बहुपति प्रथा, भाई बहुपति मतलब बहुत सारे पति। ठीक है, इजी लैंग्वेज में सुन लो, बहुपति मतलब बहुत सारे पति, एक स्त्री के अनेक पति होना, है ना दोस्तों। एक स्त्री के बहुत सारे पति होना। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या है दोस्तों? इसके उदाहरण है हमारा बहुपति, समझ में आ गया ना, एक स्त्री के अनेक पति। इसका उदाहरण है तुम्हारा द्रौपदी। क्या है दोस्तों? द्रौपदी। द्रौपदी जानते हो ना तुम? द्रौपदी पता है ना आप लोगों को? द्रौपदी क्या है भाई? द्रौपदी जो था ना, द्रौपदी एक ऐसी स्त्री थी जिसके 4-5 एक तरह से क्या था? पति था ना दोस्तों? ध्यान है आपको? द्रौपदी जो महाभारत की सबसे मुख्य पात्र रही है ना, द्रौपदी जो एक महिला थी। और शायद आपने देखा हो तो ध्यान आ रहा हो आपको? ध्यान है? जो अर्जुन जो शादी करके लाया था तो उसकी माता जो थी वो अंधी थी, है ना। उसने जब बोला कि भाई माता जी हम आपके लिए एक वस्तु लाए हैं, है ना, तो उन्होंने क्या बोला? अब अंधी थी तो उसने बोला भाई जो भी वस्तु लाए हो। और अर्जुन था अपनी माता की बात मानता था और किसी बात को टालता नहीं था। उसने बोला जो भी लाए हो चारों भाइयों बांट लो। ठीक है, तो उसने बांट लिया। इस तरह से क्या हो गया भाई? बहुत सारे पति हो गए, इसके 4-5 पति हो गए, है ना। समझ में आ गया? अच्छा, आगे देखो दोस्तों, स्त्री धन पुरुष धन में अंतर बताइए। स्त्री धन नाम से पता चल रहा है, स्त्री धन मतलब जो स्त्रियां धन प्राप्त करती है। स्त्री धन प्राप्त करने के तरीके, क्वेश्चन आता है, आपको भी पता है स्त्रियां पैसे कैसे प्राप्त करती है भाई? विवाह के दौरान जो भी भेंट मिलता है, उपहार मिलता है ना, अपने सगे संबंधी भाई बंधु द्वारा जो भी उपहार मिलता है, गिफ्ट मिलता है उनके द्वारा। समझ में आ गया? और पुरुष धन, पुरुष कैसे प्राप्त करते हैं भाई? कार्य करके, लड़ाई झगड़ा करके। ठीक है ना। और उसके बाद
पिता के बाद जो संपत्ति मिलती है। ठीक है, ये हो गया। आगे देखो दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो लगभग आप लोगों ने एक तरह से ना ही पढ़ा होगा, ये बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा ये, क्योंकि इस पर ध्यान नहीं जाता किसी का। देखो, महाभारत की विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा, क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ज़्यादा नहीं 2 नंबर का। महाभारत की विषय वस्तु मतलब कितने पार्ट में एक तरह से बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक, है ना। आख्यान में भाई कहानियों का संग्रह है, मतलब बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई है, संग्रह मतलब इकट्ठा। उपदेशात्मक में उपदेश दिए गए, ज़्यादातर समाज के आचार विचार बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। आगे देखें। हाँ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का आता है, इससे पहले ही बता चुका हूँ। क्या यह संभव था कि महाभारत के एक ही रचयिता था? मतलब क्या यह हो सकता है कि महाभारत के एक ही रचयिता मतलब एक ही लेखककार हो? भाई बिल्कुल नहीं। देखो दोस्तों, मैं इसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बताऊँगा, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है, अगला चैप्टर भी करवाना है। महाभारत के क्या कह रहे हैं, एक ही रचयिता था? भाई ये संभव हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यह संभव नहीं हो सकता कि महाभारत का एक ही रचयिता था, पहला पॉइंट। आगे पॉइंट दूसरा कि भाई महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है और किसी एक वैज्ञानिक, एक इतिहासकार के नेतृत्व में ये हो पाना, ये महाभारत का ग्रंथ तैयार हो पाना संभव नहीं था। थर्ड पॉइंट, भाई महाभारत को लिखने के लिए ना बहुत सारे विद्वानों की जरूरत पड़ती थी। ठीक है, और इस महाभारत को ग्रंथ को तैयार करने के लिए जहाँ जहाँ से अभिलेख मिले, साक्ष्य मिले, सबूत मिले, सबको एक जगह इकट्ठा किया गया, है ना। क्योंकि इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ है, कोई किसी एक व्यक्ति द्वारा तैयार करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम था। और हर अभिलेख अलग अलग पांडुलिपि में बटे, अलग अलग पांडुलिपि में थे। ठीक है, किसी के अक्षर धुल गए थे, किसी के मिट गए थे, उनको समझना बहुत बड़ा मुश्किल का काम था एक तरह से दोस्तों। ठीक है, और हर अभिलेखों की भाषा अलग अलग थी, कोई पाली में था, कोई संस्कृत में था, ठीक है, कोई प्राकृत में था, ये पुरानी भाषा है ना। अब भाई इन भाषाओं को समझना किसी एक इतिहासकार, एक वैज्ञानिक के हाथ में तो था नहीं, इसलिए हर बहुत सारे भी इतिहासकारों की जरूरत पड़ी। भाई समझ में आ गया, सबको एक किया गया, एक भाषा दी गई, मेल जोल किया गया, भाषा को समझा गया, जो धुल गए थे, मिट गए थे। ठीक है, इस तरह से तैयार हुआ। तो हम नहीं क्या, यह संभव नहीं था कि महाभारत के एक ही रचयिता था, बहुत सारे रचयिता थे। ठीक है, अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता, वैसे तो 1 नंबर का पूछता महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो वह है महर्षि वेदव्यास, है ना, वेदव्यास। ठीक है दोस्तों, वेदव्यास, महर्षि वेदव्यास ये माने जाते हैं। और लेखाकार जो है वो श्री गणेश जी माने जाते हैं, है ना। ये बहुत कम बच्चों को पता है कि जो रचयिता वेदव्यास, तो ठीक है वेदव्यास को माना जाता है, लेकिन लिखने वाले जो थे ना वो गणेश जी थे। आपने वो कार्टून तो देखा होगा गणेश जी वाला, जिसमें चूहा बार बार कॉपी लाता रहता है, परेशान हो जाता है, गिर जाता है, वो गणेश जी लिखते रहते हैं, मोर के पंख से इंक लगा कर टूट जाता है, फिर उसके बाद अपना दांत निकाल के लिखने लग जाते हैं। देखा है ना वाला कार्टून। और महर्षि वेदव्यास जी उसमें बोलते रहते हैं, गणेश जी लिखते रहते हैं, जिसमें दांत तोड़ा था गणेश जी ने अपना, है ना, दांत से निकाल के लिख दिया था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ये बहुत कम बच्चों को पता है कि लेखाकार कौन है। लेखाकार तो गणेश जी है, सुनाने वाले वेदव्यास जी थे, लेकिन रचयिता माने जाते वेदव्यास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, स्पष्ट कीजिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, देखो महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। हाँ भाई बिल्कुल एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील मतलब जीवंत है एक तरह से, ये नहीं कि एक बार जो बन गया वो धरा का धरे रह गया, इसके आचार विचार नियम कानून कुछ फॉलो नहीं हो रहे। भाई सब कुछ फॉलो हो रहा है। ठीक है, मानदंड समाज में किस तरह के तौर तरीके थे, ठीक है, किस तरह के नियम थे, सारे देखे जा रहे हैं। समझ में आ गया दोस्तों, बस इसी को बड़ा करके लिख देना है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर इस चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आया हो या कोई क्वेश्चन छूट गया तो आप कमेंट में बताइए, मैं फिर से बता दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, बाकी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 5 से 6 दिन रह गए, ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा हो। देखो मेरे इस आधे पौन घंटे के वीडियो में ज़्यादा, मेरा वीडियो जो होता है ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आधा पौन घंटा बस। पौन घंटा तो बहुत कम वीडियो है मेरे, आधे घंटे में कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हो एक चैप्टर को। आप एक वीडियो में आधा घंटे में जो पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे ना दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ, आधे घंटे में जो आप कंप्लीट मेरे वीडियो में देख लोगे ना, आपको 1 घंटे 2 घंटे में भी सपोर्टिंग में समझ में नहीं आएगा। 2 घंटे लग जाएंगे यही सब पढ़ने में, फिर भी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, आधे घंटे के वीडियो में कुछ नहीं बिगड़ता है। नेट मत देखिए,
वैसे तो हम नेट बहुत उड़ाते हैं फालतू चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में, है ना, क्यों ना इसमें उड़ाएं। समझ में आ गया। और कितना दिन रह गया, 4 से 5 दिन, ठीक है, हो जाएगा। लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठाएं। और सारा कुछ छोड़ दो, वीडियो पे देखो, ध्यान दो, क्योंकि देखो सपोर्टिंग उठाओगे समझ में नहीं आएगा, बुक उठाओगे समझ में नहीं आएगा, तो क्यों ना हम 2 से 3 घंटे फालतू वेस्ट करने में, इस आधे घंटे के वीडियो में चैप्टर कंप्लीट करने ईजी वे में। समझ में आ गया। अगले चैप्टर की ओर बढ़े, ठीक है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। कर लो फिर।